Hello students. In this lecture, we are going to understand energy flow in the ecosystem that can happen through different cycles. Like we will learn water cycle, carbon cycle, oxygen cycle and nitrogen cycle in this lecture. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीडिंग इंटरेक्शंस की because in every ecosystem the biotic components and the biotic organism are depending upon a biotic component for their energy supply, for their daily needs. So we have to understand about the feeding interactions और हम समझेंगे कि एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में वो कैसे होता है. Every ecosystem has several interrelated mechanisms that affect human life. These are the water cycles क्योंकि ह्यूमंस की लाइफ को या एनिमल्स की लाइफ को या प्लांट्स की लाइफ को कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं, वो पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, उसको मैकेनाइज्ड करते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है और उन सब के साथ साथ एनर्जी की जो साइकिल है वो इंटरेक्ट करके ह्यूमंस बीइंग को मैकेनाइज करती है और एनिमल्स प्लांट्स को मैकेनाइज करती है पूरे सिस्टम में. एवरी इकोसिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय दीज साइकिल्स. अगर जिस इकोसिस्टम में वाटर नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा और नाइट्रोजन नहीं होगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो इकोसिस्टम कंप्लीट इकोसिस्टम नहीं कहलाया जाएगा. वी नो इकोसिस्टम्स आर बेसिकली टू टाइप्स. बेसिकली हम उसको तीन तरीके से कह सकते हैं. एक है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है मैन मेड इकोसिस्टम, थर्ड है इनकम्प्लीट इकोसिस्टम. इफ दीज कंपोनेंट्स अगर इनकी कमी हो गई तो वो इकोसिस्टम इनकम्प्लीट इकोसिस्टम कहलाएगा. In these ecosystem, its abiotic and biotic features are distinct from each other. एनर्जी फ्लो जो होता है इस तरीके से इकोसिस्टम में वो वन डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है. जिस तरीके से हमने सबसे पहले बात की कि सूरज से सबसे पहली ऊर्जा हमें मिलती है फ्रॉम द सन टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू द ऑटोट्रॉप्स जिसको हमने प्रोड्यूसर्स कहा एंड टू द हेट्रोट्रॉप्स जो कि कंज्यूमर्स होते हैं. क्योंकि एनर्जी फ्लो करेगा जिसने प्रोड्यूस किया फूड, वो डेफिनेटली अपने आप को तो फीड करा रहा है लेकिन वो जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी एनर्जी दे रहा है क्योंकि कंज्यूमर्स ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करके ही अपनी एनर्जी का मेंटेन करते हैं और अपनी इस इकोसिस्टम में मैकेनिक्स को मेंटेन करते हैं. नाउ अगर हम उसके बात करें कि किस तरीके से जो साइकिल है काम करती हैं उनको हम कैसे समझ पाए, देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल में डेफिनेटली वाटर इनिशियल स्टेज में अगर हम रेन से वाटर को आने की बात रखें तो हम देखते हैं कि वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट वाटर जो है डिफरेंट डिफरेंट वेज में इस इकोसिस्टम में रोटेट करते रहता है. वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म रोटेट करते रहता है, एक साइकिल फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको वाटर साइकिल बोलते हैं. जब बारिश होती है तो वाटर बहता है, पानी आता है और वो क्या करता है ग्राउंड्स में फ्लो करता है, रिवर्स में फ्लो करता है और डायरेक्टली वो सी समुद्र में चला जाता है. कुछ पार्ट रेन वाटर का जो लैंड्स हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स जो बने हुए हैं या हिमालयन रेंज में उनके छोटे छोटे पोर्स जो हैं उसमें वो परकोलेट होता है, उन छेदों में जाता है और अंदर को एक जो उसका ग्राउंड एक्वीफर है उसमें एंटर करता है. और साथ साथ में जो ग्राउंड में जो एक्वीफर में पानी रहता है लंबे अरसे तक उसी में रहता है, जो बाद में ग्राउंड वाटर के फॉर्म में या स्प्रिंग के फॉर्म में हमें मिलता है. वाटर ड्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड्स एंड प्लांट्स along with the nutrients from the soil. जो ये सॉइल है, इस सॉइल से जो प्लांट जुड़े हुए हैं वो इस सॉइल से जो वाटर के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में वाटर को फिर कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी अपने साथ लेके जाते हैं. पहला तो हमने बात रखी रेन से वाटर आया, कुछ लैंड्स में परकुलेट हो गया, कुछ ग्राउंड वाटर में चला गया, कुछ सरफेस वाटर के थ्रू समुद्र में चला गया और साथ साथ में जो सॉइल में वाटर था वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्लांट्स को मिला. तो प्लांट्स के बाद जो वाटर था वो ट्रांसपायर्ड होके लीव्स के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो गया.
क्योंकि साइकिल बन रही है, रेन से पानी आया, ग्राउंड वाटर पहुंचा, ग्राउंड वाटर से कुछ वाटर सी में चला गया, जो वाटर सॉइल में था वो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स होकर प्लांट्स में चला गया, प्लांट्स ने जो अपना फूड बनाया, फूड बनाने के बाद कुछ पार्ट्स वाटर का वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू एयर में वापस पहुंच गया और रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इजिली। एज इट इज लाइटर देन एयर, वाटर वेपर राइजेज इन फॉर्म्स क्लाउड। तो धीरे धीरे जो वेपर होती है हल्की होने के कारण ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचती है और वो कंडेंस होके क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब हवा बहती है तो ये जो कंडेंस्ड वाटर है ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है और जैसे जैसे क्लाउड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका कंडेंसेशन बढ़ता है और दूसरे प्लेस पे ये या तो कंडेंस होने के साथ साथ ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं और बारिश के रूप में फिर से वापस वो लैंड की तरफ मिलने लगते हैं। तो साइकिल बनी वाटर की, एक फॉर्म से वो एयर, हमने रेन से वाटर आया और वाटर अल्टीमेटली वो रेन में पहुंच गया डिफरेंट डिफरेंट वर्क का एग्जीक्यूशन करने के बाद। दिस इज बेसिकली द साइकिल, दो दिस इज एंडलेस साइकिल, क्योंकि चलते रहता है, जिस इसी के ऊपर पूरी एनर्जी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। ह्यूमंस भी कंज्यूम करता है वाटर, वो वाटर को किसी अन्य फॉर्म में इन्वायरमेंट को दे देता है। और मेंस एक्टिविटीज बेसिकली जो इस तरीके से जो साइकिल है इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो मेंस एक्टिविटीज मेकिंग ड्रास्टिक चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर थ्रू पॉपुलेशन विच इज अल्टरिंग रेनफॉल पैटर्न्स। तो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो वो जो एक रेनफॉल का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके साथ एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। दिस इज लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट periods extending over years in countries such as Africa, while causing floods in countries such as the US. Even in India, we are facing droughts as well as floods in different areas. We know जब बारिश तेज होती है और फ्लड्स आते हैं तो नंबर ऑफ हेक्टेयर्स की जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो खराब हो जाती है, क्योंकि इरेगुलर मॉनिटरिंग, इरेगुलर जो वाटर का जो साइकिल है वो बन जाती है, क्योंकि रेगुलर अगर होगी तो क्लाइमेटिक कंडीशन मेंटेन रहेगा। तो इरेगुलरिटी क्यों है? क्योंकि पॉल्यूशन लेवल ह्यूमन एक्टिविटीज से, मैन एक्टिविटीज से बढ़ गया है। एल नीनो की हम बात करते हैं। एल नीनो स्टॉर्म्स ड्यू टू दीज इफेक्ट्स हैव डिवास्टेटेड मैनी प्लेसेस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉल्यूशन बढ़ा तो वाटर की जो साइकिल है डिस्टर्ब हुई। क्योंकि वाटर साइकिल इसलिए डिस्टर्ब हुई क्योंकि उस केस में वाटर का एक जो सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन था, यूज था, पॉल्यूशन लेवल होने की वजह से सही नहीं हो पाता। तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो एनर्जी जो का जो फ्लो हुआ वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल फैक्टर फॉर द सर्वाइवल इन द इकोसिस्टम और इन द एनवायरनमेंट। नाउ वी विल लर्न अबाउट द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल का मतलब है कि जो कार्बन का कंटेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते रहता है। और हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल से लेके, कार्बन डाइऑक्साइड से लेके, फोटोसिंथेसिस से लेके, ह्यूमन बॉडी के कंजम्पशन, एनिमल के कंजम्पशन से लेके, एनिमल की रेस्पिरेशन से लेके, ओशन अपटेक से, प्लांट रेस्पिरेशन से लेके, मिनरल कार्बन से लेके, एवरीवेयर द कार्बन इज देयर। एंड इवन द कार्बोहाइड्रेट एंड अदर मटेरियल्स आर द पार्ट ऑफ द कार्बन एज वेल। क्योंकि जब कार्बन होगा तभी ग्लूकोज में जो बेसिक कंपोनेंट है वो कार्बन ही है। तो कार्बन विच अकर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज इंक्लूडेड इन बोथ एंड बायोटिक एंड अबायोटिक पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं इकोसिस्टम के लिए। कार्बन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। जो ह्यूमन की जो स्किन है वो भी कार्बन से बनी है, इसलिए वो बिल्डिंग ब्लॉक प्लांट और एनिमल्स के लिए है। टिश्यूज हमारे जो हैं कार्बन से बने हैं। कार्बन अकर्स एज ए कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड and water get react each other and form food for the leaves or plants through the photosynthesis. This is the process. The plant combine carbon dioxide, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ कंबाइन करेंगे पानी के साथ, हमने कहा, और which is absorbed by the root from the soil. In the presence of sunlight, they are able to form carbohydrates that contains carbon. और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हमने कही इसको कि भाई जब वाटर जो है CO2 के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
ग्लूकोज बनाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज photosynthesis. Plants use this complex mechanism for their growth and development. In this process, plants release oxygen into the atmosphere. तो जब फोटोसिंथेसिस होगी तो प्लांट ऑक्सीजन देगा एंड उस ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम करते हैं, एनिमल उस ऑक्सीजन के ऊपर रेस्पिरेशन के लिए डिपेंड करते हैं. प्लांट्स देयरफॉर हेल्प्स टू इन रेगुलेट एंड मॉनिटरिंग द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमोस्फेयर. इसीलिए जहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे वही बात आती है कि वी हैव टू प्लांट द ट्रीज बिकॉज प्लांट्स ऑलवेज रेगुलेट द कार्बन एज वेल एज द ऑक्सीजन इन द environment. So it is very important factor. Next we have the oxygen cycle. Oxygen cycle also plays a very important part, which is also in terms of the carbon dioxide. Oxygen का जो फॉर्मेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कंज्यूम करेगा प्लांट तभी जाके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को मिलेगी. एंड वी नो ऑक्सीजन इज टेकन बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर डेली और फॉर from the air during the respiration. The plants returns oxygen to the atmosphere during the photosynthesis. This link the oxygen cycle to the carbon cycle, क्योंकि जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन का मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है. डिफॉरेस्टेशन धीरे धीरे likely to gradually reduce the carbon levels और एटमोस्फेयर. पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन एयर में कम रहेगी, क्योंकि जो मेन कंपोनेंट है ऑक्सीजन बनाने का वो है ट्रीज और वो कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्री कंज्यूम करेंगे तो ट्री के कंजम्पशन से कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे और ऑक्सीजन का रिलीज होना इन्वायरमेंट में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. दस प्लांट लाइफ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स which we frequently do not appreciate. This is an important reason to participate in afforestation program. पेड़ लगाओ हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है. We will talk about now the nitrogen cycle. Nitrogen cycle is another component which comes in different forms. Carnivorous animal feed on a herbivorous animal that live on plants. When animals deficit, this waste material is broken down by worms and insects, mostly beetles and ants. The small soil animal break the waste material into smaller bites on which microscopic bacteria and fungi can act. This material is broken down further into nutrients and that plants can absorb and use for their growth. सिंपल से एक इसमें बात है, प्लांट्स जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन प्लांट्स का जो लीव्स हैं अगर वो सॉइल पे आएंगे तो सॉइल में वो लीव्स का डिग्रेडेशन होगा, वो कॉम्प्लेक्स से वो सिंपलर कंपाउंड में आएंगे. उस सिंपलर कंपाउंड में जो नाइट्रोजन्स होंगे वो उस प्लांट्स को फिर ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे. और जो इस तरीके से जो नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता रहेगा. किस प्रकार से, क्योंकि सॉइल में नाइट्रेट्स की जरूरत पड़ती है. तो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट और अमोनिया तीन फॉर्म में नाइट्रोजन रहता है. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अमोनिया जो है हर पॉइंट से हमें मिलेगा. हमें वो नाइट्रोजन की पहले बात करें, अगर वो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मटेरियल में मिलेगा सॉइल में. उस ऑर्गेनिक मैटर के बाद वो उसका कन्वर्जन होगा अमोनिया में. अमोनिया में कन्वर्जन होने के बाद वो अमोनिया सॉइल एंड वाटर से कन्वर्ट होके नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है. नाइट्रेट से फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव नेगेटिव. नाइट्राइट के बाद वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है जिसको हम NO3 नेगेटिव बोलते हैं. नाइट्रेट के कन्वर्जन के बाद वो वापस फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के फॉर्म में सीधे सीधे N2 और N2 के फॉर्म में एटमोस्फेयर में जाके मिल जाता है. दिस इज द वे एक साइकिल बनी जिसमें कि एटमोस्फेयर से जो नाइट्रोजन था सॉइल के फॉर्म से अमोनियम या अमोनिया और नाइट्राइट और नाइट्रेट से कन्वर्ट होके N2 और N2 में कन्वर्ट होके एटमोस्फेयर में चला गया. लेकिन इन बिटवीन what happens usually, the ammonia which is present in the soil get consumed by the plants and उस प्लांट का कंजम्पशन से प्लांट की ग्रोथ हुई और उसी प्लांट से बाकी जो एनिमल्स हैं जो उसके ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंड करते हैं. वहाँ के एग्रीकल्चरल लैंड उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं. और फाइनली फर्टिलाइजर्स में भी हमें ऐड करना होता है नाइट्रोजन, और क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक्स में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी
नाइट्रोजन, क्योंकि एनपीके की खाद हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इसमें सोडियम पोटेशियम और जो फास्फोरस है वो ऐड होती, साथ साथ में नाइट्रोजन भी ऐड किया जा रहा है। तो नाइट्रोजन फिर फर्दर सॉइल में मिलके फिर अमोनिया में कन्वर्ट होगा, अमोनिया से नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है फर्दर इसका कंजम्पशन प्लांट्स के द्वारा होता है, और प्लांट्स के द्वारा फिर एक्वाटिक लाइफ को भी इसका न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो डिपॉजिट होके बेसिकली पॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, और पॉल्यूशन से फिर HNO3 के फॉर्म में वो वापस अर्थ पे मिलता है हमें। तो नाइट्रोजन्स के जो ऑक्साइड्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन एज वेल, क्योंकि HNO3 बना के वो एसिड फॉर्म में फिर अर्थ में मिल रहा है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का जो फ्लो है वो पूरा इन्वायरमेंट में एक साइकिल के फॉर्म में रहता है, इसलिए हम इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। And we know these nutrients, and the nutrients are recycled back from animal to the plant, plant to the air, air to the animal, and finally to the plants. तो इसको थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। जो हमने नाइट्राइट की बात कही थी, नाइट्रोजन जो है इस तरीके से उसका फिक्सेशन होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज काम करते हैं, जो अमोनिया में कन्वर्ट करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का फिर उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है, फिर एसिमिलेशन होने के बाद फिर वो अर्थ में जाके उस न्यूट्रिएंट्स को वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, यानी प्लांट्स के लिए या अनदर सॉइल के लिए, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड के रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स ऑल्सो broken down into the nutrients that are used by plants for their growth. Nitrogen cycle on which life is dependent is complete. Nitrogen fixing bacteria and fungi in soil gives this important element to the plant, which absorbs its nitrate. The nitrates are a part of plant's metabolism which helps in forming new plant proteins. क्योंकि नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो नाइट्रेट जो है, जो खास तौर पे प्लांट की मेटाबॉलिज्म के लिए एक पार्ट है, तो विच हेल्प्स इन द फॉर्मिंग न्यू प्लांट प्रोटीन्स। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है नाइट्रेट, तो और प्लांट की प्रोटीन को बनाने के लिए भी हेल्प करता है। दिस इज यूज्ड बाय द एनिमल्स दैट फीड ऑन द प्लांट्स। द नाइट्रोजन इज देन ट्रांसफर्ड टू कार्निवोरस एनिमल्स when they feed on the herbivorous. Thus, our own life are closely interlinked to soil animals, fungi and even bacteria in the soil. तो जितनी भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, वो भी हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जिसमें कि हमने देखा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में इंटरलिंक्ड है। नाइट्रेट का काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाइट्रेट जो है एसिमिलेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है, प्लांट ग्रोथ के लिए, प्रोटीन ग्रोथ के लिए इसकी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। फर्दर फाइनली अल्टीमेटली ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के टर्म्स में ऑक्साइड्स के फॉर्म में इन्वायरमेंट में आता है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है तो पॉल्यूशन का भी रोल प्ले करता है। दिस इज द अनदर पार्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑल्सो टेक्स प्लेस with this flow of nitrogen, and which is also known as नाइट्रोजन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ये चक्र चलते रहता है। इस प्रकार से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नाइट्रोजन का ट्रांसफर होते रहता है, और इवन वाटर, इवन द ऑक्सीजन एंड इवन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इफ यू लाइक, just press the like button, share it and subscribe the channel, and thanks for watching.